आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 18 वाक्य विचार। देखिए, वाक्य विचार हमारी जो भाषा है उसकी जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उस ध्वनि को कहते हैं वर्ण। ठीक है, उस वर्ण के सार्थक मेल से बनता है शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से बनता है वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से बनती है भाषा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य किस तरह से निर्मित किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा का निर्माण ध्वनियों से हुआ है। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए वर्णों का निर्माण किया गया। वर्णों के मेल से शब्द बनाए गए और शब्दों के मेल से वाक्य। ये भाषा को पूर्णतया स्पष्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भाषा का निर्माण होता है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से ही वाक्य बनते हैं। जैसे आपकी बुक में ही दिया है, त्योहार होली हिंदुओं है का। चाय पी रहे हैं, चाय पिताजी हैं पी रहे। तो आपने देखा ये जो शब्द लगे हैं ये कैसे हैं? निरर्थक हैं। शब्द सही हैं, इनका संयोजन गलत है। तो वाक्य शब्दों का मेल मात्र है, ये वाक्य सार्थक शब्दों की व्यवस्थित समूह नहीं है, इसलिए ये वाक्य सार्थक वाक्य नहीं है। अर्थात कहने का आशय है कि जब तक हम शब्दों के सार्थक मेल का प्रयोग नहीं करते तब तक सार्थक वाक्य का निर्माण नहीं होता। जब इसे सही किया गया तो क्या कहा गया कि होली हिंदुओं का त्यौहार है, पिताजी चाय पी रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कोई भी अर्थ निश्चित नहीं हो रहा था और यहाँ पर अर्थ क्लियर हो गया। तो इसलिए जब तक हम सार्थक रूप में प्रयोग नहीं करते तब तक हमारा वाक्य निश्चित नहीं होता। आपकी बुक में जो परिभाषा दी, क्या कहा गया? सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों को, विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वही वाक्य कहलाता है। अब इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्योंकि हमने इन्हें व्याकरण के नियमों में बांधकर वाक्यों का रूप दे दिया। कैसे वाक्यों नियमों में कैसे बांधा गया? तो आपको इनके नियम बताते हैं, इनकी रचनाएं कैसे की जाती हैं। नंबर 1, वाक्य की रचना कई पदों के सार्थक योग से होती है। दूसरा, कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। नंबर 3, वाक्य में आने वाले पदों का एक विशेष क्रम होना चाहिए। नंबर 4, वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होने चाहिए। जब तक हमारे वाक्य का अर्थ पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तब तक वाक्य में एक रूपता नहीं आ सकती। अब वाक्य संगठन किस तरह से किया जाए? ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1, कर्म क्रिया और कर्ता के बीच होता है। एक कर्ता होगा और एक कोई कर्म या क्रिया होगी, तभी तो वाक्य बनेगा। अब परसर्ग संज्ञा या सर्वनामों के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? परसर्ग सर्वनामों को मिला करके भी लिखे जाते हैं। कभी कभी कर्ता और क्रिया पद के बिना भी वाक्य को सरल बनाते हैं। और वाक्य में हमेशा याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि कर्ता के बाद ही क्रिया आती है। आप क्रिया पहले लिख दो, कर्ता बाद में लिखोगे आप पत्र लिख रहा है मोहन, तो वो कभी सही नहीं होगा। सही कब होगा कि मोहन पत्र लिख रहा है, सबसे पहले आएगा वो कौन होगा? कर्ता होगा, उसके बाद में क्या होगी? वो क्रिया होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद आप देखिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर कर्ता और क्रियापद के बिना भी वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पर मोहित पूछ रहा है वरुण से कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है। अब स्कूल ना तो क्रिया है ना ही कर्ता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बात करते हैं कि वाक्य के भेद कितने होते, वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग कितने? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं,
पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिस खंड में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या खंड जो क्रिया करने वाला है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। नुपुर पुस्तक पढ़ रही है। नुपुर पुस्तक कौन पढ़ रहा है? नुपुर पढ़ रहा है। जब आपको पूछने पर प्रश्न का उत्तर मिले तो समझ लीजिए कि वही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता कैसे है कि जब पूछने पर उत्तर मिले कि किसके द्वारा। जैसे माली पौधे सींच रहा है। अब आप प्रश्न करें पौधे कौन सींच रहा है, तो पता चला कि माली सींच रहा है, तो माली क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य का विस्तार होता किस तरह से है वो देखिए कि उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है और कभी कभी उसके साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द भी जुड़े होते हैं। जैसे लड़का बाजार जाता है, सुंदर कपड़े पहनकर लड़का बाजार जाता है। एक में क्या है कि लड़का तो बाजार जा रहा है, दूसरे में क्या है? लड़का सुंदर कपड़े पहनकर बाजार जा रहा है। तो आपने बात को समझा होगा कि सुंदर कपड़े क्या है? ये विशेषता है, विशेषण है। और उद्देश्य इसमें क्या हो गया? लड़का उद्देश्य हो गया। लेकिन लड़का कैसे जा रहा है? प्रधान वाक्य में देखिए इसमें लिखा भी हुआ है आपकी बुक में कि प्रथम वाक्य में लड़का उद्देश्य है, परंतु दूसरे वाक्य में सुंदर कपड़े पहनकर लड़का उद्देश्य है। इसके सुंदर कपड़े पहनकर शब्द लड़का की विशेषता बता रहे हैं, अतः उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्य उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। क्लियर एवरीवन? अब देखिए आगे विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय क्या है? वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था, मैंने आपको भी बताया था कि माली पौधे सींच रहा है, तो माली उद्देश्य हो गया। अब बाकी जितने सारे शब्द लगे हैं वो क्या हो गए? विधेय हो गए। पौधे सींच रहा है तक वो विधेय हो गया। पूर्ण प्रथम दिए गए वाक्य में रामचरितमानस लिखी या पुस्तक पढ़ रही है, ये विधेय है। अभी हमने तुलसीदास तो नहीं बोला, हमने नुपुर भी नहीं बोला। नुपुर और तुलसीदास दोनों उद्देश्य हो गए और बाकी जितने भी शब्द बचे वो सब क्या हो गए? विधेय हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि उद्देश्य खंड में कर्ता और उसकी विशेषताएं बताने वाला वाक्य का अंश होता है, जबकि विशेष खंड में क्रिया अथवा कर्म द्वारा आदि अन्य अंश होते हैं। अब विधेय का विस्तार किस तरह से होता है? तो विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्य विधेय का विस्तार कहलाते हैं। विधेय की प्रतिक्रिया या विस्तार निम्नलिखित दो विधियों से किया जाता है। पहला है कर्म का विस्तार और दूसरा क्रिया का विस्तार। अब कर्म का विस्तार। कर्म का विस्तार में क्या बताया गया? कर्म क्या है? जो कार्य किया जाए उसे कर्म कहते हैं। करने वाला कौन है? वो कर्ता है। और जो क्रिया की जा रही है वो क्रिया है। तो देखिए कर्म का विस्तार कैसे? जैसे मोहिनी गाना गाती है। मोहिनी बहुत मधुर गाना गाती है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में गाना ही कर्म है। दूसरे वाक्य में बहुत मधुर ही क्या विशेषता बता रहा है? विशेषता बता रहे हैं। अतः कर्म की विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्म का विस्तार कहा जाता है। कर्म की विशेषता बताने वाले शब्दों को कर्म का विस्तार कहा जाता है। अब देखिए क्रिया का विस्तार। माता जी पूजा कर रही हैं, माता जी मन लगाकर पूजा कर रही हैं। यहाँ पर माता पूजा कर रही हैं और यहाँ पूजा की विशेषता बताई गई है कि वो मन लगाकर पूजा कर रही हैं। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में पूजा करती हैं क्रिया है, परंतु दूसरे वाक्य में मन लगाकर शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः वह शब्दों में क्रिया का विस्तार हो रहा है। अब हम आगे चलेंगे, वाक्यों के भेद की बात करेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य दो प्रकार के हैं यहाँ पर। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। अब रचना के आधार की हम चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य
जहाँ पर एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जिस प्रकार एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। बच्चा खेल रहा है, भालू नाच रहा है, तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा खेला जा रहा है, भालू के द्वारा नाचा जा रहा है। ठीक है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वह पढ़ रही है, वह लिख रही है। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर एक ही कर्म है और एक ही क्रिया है। उपर्युक्त वाक्यों में बच्चा और भालू एक ही उद्देश्य तथा खेल रहा है, नाच रहा है, एक ही विधेय है, अतः ये वाक्य सरल वाक्य है। अब बात आती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, संयुक्त वाक्य अर्थात जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक आदि अवयव के द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव क्या है? वो क्योंकि, लेकिन, इसीलिए, यदि, अन्यथा, क्योंकि, परंतु आदि बहुत सारे शब्द आपको मैंने पढ़ाए हैं पिछले अध्याय में, उसे देखिएगा उस वीडियो को, वो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। तो नहीं तो और इसलिए, ये क्या है? उपर्युक्त दोनों वाक्यों में दो स्वतंत्र वाक्य नहीं तो और इसलिए को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। यहाँ देखिए, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। देर हो जाएगी एक वाक्य है, जल्दी करो एक वाक्य है। जोड़ने का काम किसने किया? नहीं तो। मुझे कल बुखार था, एक वाक्य हो गया, विद्यालय नहीं जा सका, दूसरा वाक्य हो गया। जोड़ने का काम किसने किया? इसलिए ने। तो इस समुच्चय बोधक अव्ययों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अब हम आगे चलेंगे, मिश्रित वाक्य की बात करेंगे। मिश्रित वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो, मुख्य हो व अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो आप बात समझ रहे हैं, ये उपवाक्य है, ये उपवाक्य है। प्रधान वाक्य क्या है? प्रधानाचार्य ने कहा, वह बाजार गया, ये प्रधान वाक्य है। जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि, कि कल। समझ गया ना? तो मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य का मतलब है जो उपवाक्य जो आश्रित हो इस वाक्य के ऊपर, प्रधान वाक्य के ऊपर ये उपवाक्य आश्रित हो, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। उपर्युक्त वाक्यों में कहा गया कि बच्चा वह बाजार गया, प्रधानाचार्य ने कहा, प्रधान वाक्य है। इसके लिए आगे के वाक्य उसे फल खरीदने थे तथा कल विद्यालय बंद रहेगा, आज अपने अर्थ के लिए उन पर आश्रित हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अब मिश्रित वाक्य प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद, अभी आपको मैंने रचना के आधार पर बताए, अब प्रयोग के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाला वाक्य। तो आप समझ गए होंगे इतना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो, विधानवाचक कहलाता है। जैसे दीपक लिखता है, गायक ने गीत सुनाया। साधारण क्रिया है, एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है, एक ही कर्म है। वहाँ पर ये विधान माने जिसमें कि क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य बोध होता हो, उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक क्या? शब्द से ही निश्चित हो रहा है। जहाँ पर क्रिया के ना होने अथवा ना करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बच्चे को मत उठाओ, मैं कल नहीं जाऊंगा आदि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें कि ना शब्द का प्रयोग होता है। इच्छावाचक वाक्य क्या है? इस वाक्य में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम जब किसी को कोई कहीं जा रहा होता है तो हमारी इच्छा है ना कि हमने उससे कहा, उसने हमसे नहीं कहा था कि मुझे विश करो, हमने उससे कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे, चिरायु हो,
ठीक है, आशीर्वाद देना, प्रेम से बात करना, नम्रता से बोलना, ये सब क्या है? इच्छावाचक है। फिर संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप समय पर आते तो गाड़ी मिल जाती, आप आते तो मैं भी चलता, मैं भी चल पड़ता। ये वाक्य क्या है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। फिर क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। इससे तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। वे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम कब आए? बालक कमरे में क्या कर रहा है? तुमने क्या अपना काम पूरा कर लिया? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम कब आए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता हो तो वो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या है कि जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद उसका पत्र आ जाए, शायद हम शिमला जाएं, शायद आज शाम वर्षा होगी। तो ये जहाँ पर निश्चित नहीं है वो क्या है? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य क्या है? जहाँ पर जिन कार्यों में हम किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि कक्षा से बाहर आओ, गरीबों की सहायता करो, आज ये पाठ याद कर लेना। ये क्या है? ये सब आज्ञावाचक पर निर्भर हैं। मुझे एक गिलास पानी दो, यह अखबार उठा दो, ये सब आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अब विस्मयादिवाचक क्या है? जिन वाक्यों में विस्मय आपको बता चुके हैं पहले भी कि जहाँ हर्ष, शोक, घृणा आदि अनेकों भाव प्रकट होते हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी तुम चोरी करते हो, शाबाश मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तो आपने देखा ये क्या है? विस्मय। जहाँ पर ये क्या है? घृणा, और ये क्या है? क्रोध। ठीक है, तो ये ऐसे वाक्य सदैव विस्मयादि बोधक में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपका वाक्य विचार पाठ में आपको वाक्यों की गणना किस प्रकार बताई गई। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।